सबसे पहले बात विधानसभा उपचुनाव 2021 की। वल्लभनगर धरियावद सीट पर उपचुनाव आज हुए। शाम 6 बजे तक मतदान का समय रहा है। 6 बजे के बाद केवल लाइन में लगे लोग ही वोटिंग कर सकेंगे। शाम 5 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए 65.17% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। वही वल्लभनगर सीट पर 64.95% वोटिंग हुई तो धरियावद सीट पर 65.39% मतदान हुआ है। हालांकि 6 बज चुके हैं और अब तक जो भी मतदान केंद्र में मौजूद होंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे और कुछ परसेंट इससे ज्यादा बढ़ेगा अभी, क्योंकि अभी 5 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है। 6 बजे के बाद केवल लाइन में लगे लोग ही वोटिंग करेंगे। वल्लभनगर सीट पर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 64.95% वोटिंग हुई है। धरियावद सीट पर ये परसेंट 65.39 रहा। और चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं। धरियावद से संवाददाता रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े, वही वल्लभनगर से आयुषी विजयवर्गीय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, 6 बज चुके हैं। धरियावद सीट की अगर बात की जाए तो अब तक कितना परसेंट सामने आ चुका है, क्योंकि 5 बजे तक के तो आंकड़े हैं। बिल्कुल, देखिए श्वेता, धरियावाद के बलीचा बूथ पर मैं फिलहाल मौजूद हूँ। यहाँ आप देखिए कि मतदान का जो समय है वो सीमा समाप्त हो चुकी है और यही वजह है कि जो मुख्य द्वार है उसको अब बंद कर दिया गया है। और हालांकि बड़ी बात ये भी है कि देखिए मतदान केंद्र जितने भी थे जो हमने धरियावाद से और यहाँ तक कई सारे मतदान केंद्र कवर किए हैं, 5 बजे से 6 बजे के बीच में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बेहद कम थी या यूँ कहें नगण्य थी। लेकिन अब जो चूंकि समय समाप्त हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तो ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति इस मतदान केंद्र के अंदर मतदाता नहीं है। पुलिस के जवान, सेना के जवान अपनी ड्यूटी संभाले हुए हैं। मतदान से जुड़े हुए दूसरे जो कार्मिक हैं अब वो ईवीएम को क्लोज करके और इनको पैक करके और जो संबंधित जगह हैं वहां तक पहुंचाना उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो आज लोकतंत्र का, आज का जो उत्सव का जो समय था वो अब समाप्त हो चुका है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया है मतदाताओं ने। धरियावाद सीट का तकरीबन जो मतदान प्रतिशत है वो 65 से 68 के बीच होगा। चूंकि एग्जैक्ट आंकड़ा आना अब एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। लेकिन शाम को 5 से 6 बजे की अगर बात करें श्वेता, तो मतदान बेहद मंथर रहा। तमाम जो जितने भी जो पोलिंग बूथ थे जहां पर हम लोगों ने कवर किया वहां पर मतदाताओं की संख्या ना के बराबर थी। तो ऐसे में अब आशा की जानी चाहिए कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की जो बात कही जा रही थी धरियावाद में कम से कम ये पूरी तरीके से सही साबित हुई। कहीं पर भी कोई ईवीएम की खराबी की सूचना नहीं थी, कोई ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। चिटपुट कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ जो कि निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने वाला हो, निर्भीकता को प्रभावित करने वाला हो मतदाताओं की। और आज का दिन बेहद खास रहा। अब 2 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो ये तय हो पाएगा कि आखिर असली में धनतेरस पर वोटों की बारिश किसको हुई है। ये सब चीजें अब 2 तारीख को तय होंगी। जी श्वेता, तो जीत किसकी होगी जनता ने तय कर दिया है। भाग्य भी ईवीएम में कैद हो चुका है। वल्लभनगर का रुख करते हैं, आयुषी हमारे साथ जुड़ रही है। आयुषी, वल्लभनगर की बात की जाए, ओवरऑल अगर परसेंट की बात की जाए अब तक कितना परसेंट सामने आया है और किस तरह का रहा मतदान? क्या माने कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है वल्लभनगर में? बिल्कुल को बता दूं कि अगर बात करें हम लोग मतदान परसेंटेज की तो लगभग 65% अब तक मतदान हुआ है। हालांकि मतदान केंद्र के जो द्वार है वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ अभी जो मतदान केंद्र के अंदर मतदाता मौजूद है वो ही मतदान कर सकेंगे। और जिस तरीके से पहले भी जब हमने बात की थी तो ये जिक्र किया था कि अधिकतर खेती करने वाले लोग हैं, तो ऐसे में ज़रूर निश्चित तौर पर कतारें हमें शाम के वक्त देखने को मिलेगी। और उसी का ये परिणाम है कि 6 बज चुके हैं, उसके बाद भी देखिए कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर मतदाताओं की नजर आ रही है। तो चलिए कोशिश करते हैं, मतदाताओं से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह है कि वो इतना लेट मतदान करने पहुंचे हैं। सर, जानना चाहूंगी क्या वजह है कि आप इतना लेट हो गए मतदान करने में? किसान लोग खेती कर रहे हैं इसलिए लेट हो गया। हाँ, मतलब जो किसान लोग हैं तो अपने काम से फ्री हुए हैं और अब मतदान करने के लिए आए। तो मतदान कर रहे हैं, किन प्रमुख मुद्दों को देखते हुए मतदान कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम छोर अब है मतदान का आज के दिन का? यही है
वही तमाम मुद्दे हैं। देखिए अभी सब लोग इसी जल्दबाजी में हैं कि जल्द से जल्द मतदान करें, मतदान करने के साथ जो जिम्मेदारी है, जो अधिकार है उनका, उसको उपयोग में लेते हुए ये जिम्मेदारी का निर्वहन वो करें। और वहीं आप तस्वीरें एक बार अगर पूरी हम आपको दिखाएं, पूरी कतार की, तो आप देखिए श्वेता कितनी लंबी कतार यहाँ पर है। और उससे आपको अंदाजा भी लग पाएगा कि जो अधिकतर लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो खेती करते हैं और इसी वजह से वो खेती के काम में व्यस्त है। अब जैसे काम से फ्री हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझा है और उसके बाद अब मतदान करने के लिए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा दूं कि अभी जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। गेट की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे। अब जो लोग, क्योंकि 6 बजे जैसा कि नियम है, उसी नियम के तहत 6 बजे गेट बंद कर दिया गया है और उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे आयुषी तस्वीरें दिखा रही थी, बहुत लंबी कतारें हैं। उनका कहना है कि खेती बाड़ी करने वाले हम लोग हैं, जब वहां से फ्री हुए तो हम पहुंच गए अपने अधिकार को लेकर मत का प्रयोग करने के लिए। चलिए, वल्लभ नगर से पीके भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीके, क्या और जानकारी वहां से मिली है? वोटिंग पर्सन को लेकर क्या तस्वीर सामने आई है? और दूसरी अहम बात, क्योंकि 6 बज चुके हैं, क्या वहां पर अभी भी ऐसी कतारें हैं जैसे कि आयुषी दिखा रही थी एक दूसरे मतदान केंद्र से? श्वेता, जस्ट अपोजिट बात है। हम इस वक्त वल्लभ नगर मुख्यालय पर हैं और यहाँ के हालात कमोबेश यही थे कि जिस तरह से 2 बजे के बाद से मतदान की गति धीमी हुई और धीमी बनी रही, लास्ट में जाकर के 6 बजे तो मतदान बिल्कुल बंद कर दिए गए गेट थे। और यहाँ करीब करीब जितने भी मतदान केंद्र हैं उनके जो ईवीएम है वो पैक करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन मतदान परसेंटेज की बात करें तो 5 बजे का जो मतदान परसेंटेज था वो 65% था और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 70% तक पहुंचेगा। जिस प्रकार से हमारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से बात हुई है, उनका कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिव्यांगों का मतदान है वो 87% हुआ है 3 बजे तक। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वल्लभ नगर क्षेत्र में जिस तरह से मतदान हुआ है पूरी तरह शांतिपूर्ण हुआ है। शांतिपूर्ण होने के साथ साथ जिस तरह से एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होती है और जिस प्रकार से सोच होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी मतदान हो, उसकी झलक यहाँ देखने को मिली है। कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं। बात हो रही है कहीं ना कहीं सफलता प्रशासन के, जिस तरह के इंतजाम किए गए थे उस आधार पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है और 6 बज चुके हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि लोग मौजूद है मतदान केंद्र में, इसलिए वो अपने वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। और चलिए, वल्लभ नगर से लूड़ाराम दर्जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लूड़ाराम, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरीके शाम के 6 बजते ही जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाताओं का प्रवेश पूरी तरह बंद कर लिया गया। अब जो मतदाता जो मतदान केंद्र के अंदर आ चुके हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है वो दिया जाएगा। तो अभी भी जो 310 केंद्र है मतदान के लिए, जो वल्लभ नगर में 310 मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहां पर कुछ कुछ ऐसे मतदान है जहां पर अभी भी मतदाताओं की भीड़ है वो अंदर है और वो मतदान प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि एकदम शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया वो आज दिन भर चली और युवाओं महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया लोकतंत्र के महापर्व में। और लोग मतदाता जो है वो पहुंचे मतदान केंद्र तक और जो प्रशासन का एक प्रयास रहा कि जो मतदाता है उनको जागरूक किया जाए उनके अधिकार को लेकर, और वो मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसके साथ साथ में जो दिव्यांग थे उनके लिए भी दिन भर में कई जगह पर जो मदद के लिए भी कई संस्थाएं थी, उन्होंने मदद की और अलग अलग ट्राईसाइकिल की बात करें या अन्य संसाधनों के जरिए उनको घर से लाकर मतदान करने के लिए मतदाता जो थे दिव्यांग उनको मतदान केंद्रों तक लाया गया और वोटिंग करवाई गई, वापस घर तक पहुंचाया गया। तो ये कहा जा सकता है कि एक सफल मतदान की जो प्रक्रिया थी वो आज दिन भर चली, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसके लिए प्रशासन का जो कार्य प्रणाली संपन्न यहाँ पर हो चुकी है वोटिंग। हालांकि कुछ लोग जो मौजूद हैं वो वोट कास्ट करेंगे, लेकिन अब बेहद अहम वोटिंग % भी हो जाता है। आप सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बेहद अहम ये है कि देखिए आज का दिन इंतजार सभी को था क्योंकि दोनों सीटें बेहद अहम है, वल्लभ नगर और धरियावद। वोटिंग यहां पर हो चुकी है और लगभग बताया जा रहा है कि 5 बजे तक 65% वोटिंग यहां पर हो चुकी है, यानी फाइनल वोटिंग % आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत कुछ इंडिकेशन वोटिंग % भी देते हैं। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है सर आपका विश्लेषण क्या कहता है इन दोनों सीटों को लेकर? क्योंकि देखिए दोनों ही सीटों को लेकर माना जा रहा है कि साख दांव पर लगी हुई है। जीतने के दावे बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रही है, कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं पर चतुष्कोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपका नजरिया क्या कहता है इन दोनों सीट को लेकर?
देखिए श्वेता, ये दोनों सीटों के उपचुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं। जी। दोनों ने अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन जहाँ तक धरियावाद की प्रश्न है वहाँ तो सीधा मुकाबला नज़र आता है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। वहाँ कांग्रेस के नगराज मीणा और भाजपा के खेत सिंह मीणा के बीच, और लेकिन बीटीपी के भी वहाँ एक उम्मीदवार हैं, लेकिन एक बागी उम्मीदवार जो बीटीपी के हैं वो भी कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं, लेकिन वो कितना असर डाल पाएंगे ये तो नतीजा ही बता पाएगा। दूसरी सीट जहाँ तक बल्लभ नगर वाली बात है, वहाँ अभी चुनाव प्रचार के दौरान पूरा वहाँ लग रहा था कि बहुकोणीय संघर्ष हो रहा है, और जो वोटिंग परसेंटेज जा रही है जैसा अभी आप बता रहे 65 से 70% तक जाएगी, इसके बीच रहेगी, तो उससे लगता है कि बहुत अच्छा मतदान हुआ है, बहुत लोगों ने रुचि ली है। उसके पीछे एक जो बड़ा कारण मेरे को जो समझ में आ रहा है कि जो 4 बहुकोणीय संघर्ष है, 4 उम्मीदवारों के बीच वहाँ बल्लभ नगर में मुकाबला चल रहा है, तो उन सभी ने अपने अपने मतदाताओं को घर से निकाला और वोट तक, मतदान केंद्र तक लाए, तो उसका ही ये नतीजा है कि ये इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज गया है। तो बहुकोणीय मुकाबले में तो कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। और लेकिन जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, जो मुख्यमंत्री ने भी बहुत प्रचार किया, दरियाबाद में 3 सभाएं की, वो बल्लभ नगर में 1 की, तो उसका भी काफ़ी असर पड़ेगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अपने राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में रही थी कि कितनी कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हैं, उनका क्या असर है, उनको काफ़ी ज़ोर शोर से बताया गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के जो लोग थे वो सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे, लेकिन उनका प्रचार कितना सिरे चढ़ पाया, उनमें बल्लभ नगर में तो साफ तौर पर गुटबाजी नज़र आई टिकट को लेकर, और धरियावाद में भी कहीं ना कहीं जो दिवंगत विधायक थे उनके पुत्र का टिकट चल रहा था, नामों में सबसे आगे था, लेकिन ऐन समय पर उनका टिकट काट के एक दूसरे खेत सिंह मीणा को टिकट दिया गया। उससे भी कहीं ना कहीं नाराज़गी थी, उसका भी कुछ असर हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ जितना परसेंटेज जा रहा है उसमें नतीजे के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी कि वो नतीजा किस तरफ जाएगा। अभी अंतिम जो कितना प्रतिशत हुआ है वोट प्रतिशत, उसके बाद राजनीतिक दल अपना अपना आकलन लगाएंगे। लेकिन अभी जो मेरी जानकारी है, अभी सूचना है कि दोनों दल अपनी एक एक सीट बचाने की कवायद पूरी कर रहे हैं। पूरा प्रचार में उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं जो पुरानी सीटें थी उनकी बची रहें। लेकिन कांग्रेस ने इसमें इस बार उपचुनाव में बड़ा आक्रामक प्रचार किया। उसकी पूरी कोशिश थी कि दरियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी से वो छीन ले। अब उसको कितनी कामयाबी मिलती है ये तो 2 तारीख को ही नतीजे से साफ हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस अगर हम चुनाव प्रचार की बात कर लें, मुख्यमंत्री भी सभाएं करते हैं, बीजेपी के भी दिग्गज वहां पर मौजूदगी दर्ज करते हैं, डेरा डालकर बैठे हुए थे कि आम जन को अपने पक्ष में किया जा सके। दावे दोनों ये कर रहे हैं कि दोनों सीटें हम जीत कर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे तो नहीं पिछले उपचुनाव की तरह ही जिसकी जो सीट है वही जीतने में कामयाब हो सके और दूसरे में सेंधमारी ना की जा सके? हालांकि कोशिश इस बार बहुत की है। दूसरी अहम बात, मुद्दे कितनी अहमियत इन दोनों ही सीटों पर रखेंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि जातीय गणित यहाँ पर अहमियत रखता है, यहाँ पर पार्टी और कैंडिडेट को अहमियत ज्यादा लोग दे देते हैं, या फिर आपको लगता है कि मुद्दे अहमियत रखेंगे और मुद्दों के आधार पर ही जनता साथ जाएगी? देखिए श्वेता, जहाँ तक आपने पहला मुद्दा प्रश्न उठाया कि पिछले उपचुनाव के तरीके से ये नतीजे आएंगे क्या, पिछले उपचुनाव जो 3 हुए थे, राजसमंद, सहाड़ा और सरदार ये भंवरलाल मेघवाल जी वाला, वो तीनों उपचुनाव एक सहानुभूति जो नतीजे आए उससे लगा कि वो सहानुभूति वाले नतीजे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट थी राजसमंद, वहाँ किरण माहेश्वरी उनकी पुत्री को टिकट दिया था तो वो जीती। इसी तरीके से कांग्रेस के जो 2 विधायक दिवंगत हुए थे उनके परिवार से ही टिकट दिया था, तो परिवारजन जीते, तो वो पूरा सहानुभूति का था। इस जो 2 उपचुनाव अभी हो रहे हैं इसमें एक परिवर्तन, बदलाव आया। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिवंगत विधायक थे गौतमलाल मीणा, उनके परिजन को किसी को टिकट नहीं दिया, उनके बेटे टिकट के दावेदार थे और अंतिम समय तक ये लग रहा था कि शायद उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन पार्टी ने ये कहा कि उनकी एक गाइडलाइन बन गई कि किसी परिजन को परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना, इसलिए उनका टिकट नहीं हुआ। तो इस बार जो उपचुनाव हुए तो उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि परिवार का नहीं मिला वहाँ टिकट, तो वहाँ सहानुभूति लहर रहेगी या नहीं रहेगी उस परिवार, उस पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो परिवार का नहीं था, दूसरा कैंडिडेट था। भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस पार्टी है, उसका एक अपना मजबूत संगठन भी है वहाँ पूरे आदिवासी इलाकों में। उन्होंने पिछले 20-25 सालों से काफ़ी बड़ा काम भी किया है, लेकिन वो सहानुभूति वाली जहाँ तक बात है जो पिछले 3 उपचुनावों में देखने को मिली, इस उपचुनाव में
कांग्रेस को जहाँ सहानुभूति का लाभ मिलना होगा तो वो बल्लभ नगर में तो निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखेगा। वो नतीजे में भी आ सकता है कि वहाँ प्रीति सख्तावत कांग्रेस की चुनाव जीत सके। लेकिन धरियावाद में भाजपा उसका कितना लाभ तो उसको मिल ही नहीं पाएगा सहानुभूति बिल्कुल, का। इस लेकिन लिहाज से पिछले उपचुनाव से अलग ही ये दोनों बिल्कुल उपचुनाव ये- हैं, दोनों सीटें। बिल्कुल राजीव जी, हमने चर्चा की और कई बार मुद्दे की बात की जाती, लेकिन इस चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान भी कई ऐसी बातें थी जिसे मुद्दा बनाया गया। फिर वो चाहे कन्हैयालाल के घर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिलना हो या फिर दूसरे जिस तरह से बयानबाजी की जाती है, आपको लगता है कि ये इनका भी इम्पैक्ट कुछ चुनाव में पड़ता है या बेवजह इसे मुद्दा बनाया गया? देखिए, चुनाव में तो हर तरीके से कोई भी एक मुद्दा कभी भी बन सकता है, लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री का गौतम लाल मीणा को संवेदना प्रकट करने जाना था, वो निश्चित रूप से भाजपा को कहीं ना कहीं अखरा, उसको लेके कहीं विवाद उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन विवाद एक अलग तरीके का था, जैसे मुख्यमंत्री ने बाद में जब बिल्कुल कहा कि ये तो हमारी परंपरा है, उसमें जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरी तरह अखरा कि ये सारा फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा। कि जो सहानुभूति वाली बात अभी अपन पूर्व में चर्चा कर रहे थे उस पर, कि पिछले जो 3 उपचुनावों के जो नतीजे सहानुभूति वाले आए थे, तो उसमें कहीं जो भाजपा से वो उनका जनाधार है वो कहीं खिसक नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने बड़ा राजनीतिक रणनीतिक कौशल के रूप में ये एक दाव खेला कि वो गए, लेकिन वो हमेशा मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, जितना भी हम लोग जानते हैं उनको, कि वो इस तरीके की चीज़ों पे वो संवेदना प्रकट करने जाते हैं, वो पक्ष विपक्ष और ये कहीं कुछ नहीं देखते। उन्होंने बाद में खुद ने भी कहा कि इसमें हमारी ये परंपराएं हैं कि वो सदन के नेता हैं, और गौतम लाल मीणा वहाँ विधानसभा के सदस्य थे, तो वो एक तरह से पूरे राजस्थान के नेता हैं। कहीं किसी परिवार में दुख प्रकट करने जाना तो ये उनका धर्म भी बनता है, तो वो गए। तो निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस को कितना मिलता है तो नतीजा बताएगा, लेकिन एक वो जाना और उससे बौखलाहट में बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं आ गए कि उनको लगा कि हमारी स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी इससे। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। इस मुद्दे जो दूसरे और उठे थे, सरकार के कामकाज को मुख्यमंत्री ने बड़े जोर शोर से गिनाया और वो कहीं ना कहीं लोगों को अपील भी करते नजर आए। तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो 2 तारीख को ही सामने आ पाएंगे, कितना क्या असर रहा। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन जब चर्चा होती है, जब मुद्दों की बात की जाती है, कांग्रेस कहती है जनता के बीच हम जा रहे हैं, हमारे जो 3 साल में हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता साथ आएगी, और इन्हीं 3 साल का जिक्र बीजेपी करती है कि ये 3 साल सरकार ने कोई काम नहीं किए, कोई वादे पूरे नहीं किए और इसलिए जनता परेशान है, जनता बीजेपी के साथ जाएगी। पिछले उपचुनाव में भी यही मुद्दे थे, लेकिन उपचुनाव के परिणाम एज इट इज रहे जो पहले थे। अगर नाराजगी होती जनता की तो फिर एक तरफा बीजेपी को वोट देते। क्या माने कि सत्ता में जो सरकार होती है उसी के साथ जनता जाना ज्यादा पसंद करती, तभी काम हो सकेंगे, या फिर कोई और विचार रखती है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान के पिछले कुछ 15-20 सालों के उपचुनावों को देखें, मैंने तो बहुत नज़दीक से कवर किया है और करता रहा हूँ। जी। तो उसमें ऐसा कहीं नहीं है। कई बार पक्ष विपक्ष के लोग भी आराम से जीत जाते हैं, लेकिन वो एक अलग इशू पे होते हैं कि विधानसभा का एक क्षेत्र है, बहुत छोटा होता है, उम्मीदवार घर घर लोगों को जानते पहचानते हैं, तो वहाँ इक्वेशन क्या बनता है जी, किसकी क्या इक्वेशन, किस जाति समाजों का भी हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलन रहता है, तो कहाँ हो जाता है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को भी एक फ़ायदा मिलता है, वो अपने काम गिना सकती है कि 3 साल उन्होंने कितना काम किया, और आने वाले 2 साल सरकार रहनी है। इन नतीजों से ना सरकार पे कोई फर्क पड़ना है, ना प्रतिपक्ष पे कोई फर्क पड़ना है। इसमें दोनों प्रतिष्ठा अपनी अपनी लगा के बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक सीट जो थी वो कायम रह जाए। तो अब कायम रहती है नहीं रहती है, कांग्रेस दोनों सीटें जीत लेती है तो क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, जनता ने तय कर दिया है, बस ये है कि वो परिणाम सामने आना बाकी है। 2 तारीख का इंतजार इसे लेकर जरूर रहेगा। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। और क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, जो होना था वो तय हो चुका है, लेकिन अब किसके सर ताज सजेगा ये 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को तस्वीर साफ होगी जब परिणाम सामने होंगे।